हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अजिता सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक अनदर टॉपिक के बारे में विच इज़ ट्यूबल फैक्टर्स ऑफ इनफर्टिलिटी। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें एंड मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्यूबल फैक्टर्स ऑफ इनफर्टिलिटी के बारे में। तो इनफर्टिलिटी क्या होता है? बेसिकली अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 1 साल के बाद भी अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफर्टिलिटी। तो आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी में, वो भी कौन से फैक्टर? ट्यूबल फैक्टर्स के बारे में। तो ट्यूबल फैक्टर्स के बारे में बेसिकली क्या है? फैलोपियन ट्यूब्स में कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या कॉज करते हैं? इनफर्टिलिटी को कॉज करते हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी फैलोपियन ट्यूब, व्हेन द फैलोपियन ट्यूब आर ब्लॉक्ड, अगर फैलोपियन ट्यूब क्या है? ब्लॉक्ड है, तो स्पर्म एंड ओवम आर नॉट मीट, सो दैट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब कि अगर इनफर्टिलिटी में फैलोपियन ट्यूब क्या है? ब्लॉक है, तो इसमें क्या होगा? स्पर्म एंड ओवम क्या होंगे? मिल नहीं पाएंगे और जिसकी वजह से ये क्या कॉज करेंगे? इनफर्टिलिटी को कॉज करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फैलोपियन ट्यूब आर पेटेंट और नॉट। ठीक है, अब हम फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज को चेक करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। तो उसमें क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को चेक करते हैं। तो पेटेंसी क्या होती है कि फैलोपियन ट्यूब आर कंप्लीटली ओपन और नॉट। ठीक है, पेटेंसी क्या है? फैलोपियन ट्यूब क्या है? कंप्लीटली ओपन है या फिर ओपन नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा? फैलोपियन ट्यूब, FT मतलब है फैलोपियन ट्यूब आर पेटेंट और नॉट। ठीक है, तो इसमें क्या हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ट्यूबल पेटेंसी। ठीक है, ट्यूबल पेटेंसी को चेक करने के लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कराते हैं, जिसमें क्या होती है हमारी? HSG। HSG मतलब क्या है? हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी। ठीक है, ट्यूबल पेटेंसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी करते हैं। हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी में क्या करते हैं कि रिलीज रेडियो ओपेक डाई। ठीक है, क्या करते हैं? ये क्या है हमारा? यूट्रस है। ठीक है, इसमें क्या है हमारी? ये फैलोपियन ट्यूब, एक ये फैलोपियन ट्यूब, 2 फैलोपियन ट्यूब है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी में इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्यूबल की पेटेंसी को चेक कर रहे हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को चेक कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं? रिलीज करते हैं एक रेडियो ओपेक डाई इनटू द यूट्राइन कैविटी। ठीक है, यूट्रस के अंदर हम लोग क्या करते हैं? एक रेडियो ओपेक डाई को क्या कर देते हैं? रिलीज करते हैं। फिर ये रेडियो ओपेक डाई कहाँ जाती है? फैलोपियन ट्यूब में जाती है एंड कहाँ जाती है? पेल्विक कैविटी में जाती है। देन जब ये पेल्विक कैविटी एंड फैलोपियन ट्यूब में जाती है, उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं? इसका एक्सरे टेकन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को चेक कर रहे हैं किसके द्वारा? रेडियो ओपेक डाई के द्वारा, जो कि हमने कहाँ डाली? यूट्राइन कैविटी में। यूट्राइन कैविटी से ये कहाँ गई? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अब अगर फैलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक है कहीं पे भी, जैसे कि ये इस पॉइंट पे अगर ब्लॉक है, तो जो रेडियो ओपेक डाई है वो यहाँ ब्लॉकेज से आगे नहीं बढ़ेगी। तो जब कभी भी हम एक्सरे कराएंगे तो हमें इतना एरिया जहाँ तक डाई पहुंच जाएगी वो हमें कैसा मिलेगा? रेडियो ओपेक मिलेगा। और जहाँ पे ब्लॉक होगा और ब्लॉक के बाद डाई अंदर नहीं एंटर कर पाएगी तो वो हमें कैसा मिलेगा? रेडियो ल्यूसेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी में क्या करते हैं? एक रेडियो ओपेक डाई को रिलीज करते हैं। कहाँ पे? यूट्राइन कैविटी में। फिर ये कहाँ जाती है? डाई फैलोपियन ट्यूब में जाती है। अगर फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज नहीं है तो ये क्या होगा? डाई पूरा अंदर तक चली जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे भी ब्लॉकेज है तो डाई वहीं पे रुक जाएगी और जहां तक डाई जाएगी वो पार्ट हमें रेडियो ओपेक देखने को मिलेगा, और जहां डाई नहीं पहुंच पाएगी तो वो कैसा होगा? हमें रेडियो ल्यूसेंट देखने को मिलेगा। तो इसी से हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं किस? ट्यूबल पेटेंसी को। ठीक है, फिर
ये हम कैसे चेक करते हैं, एक्सरे को लेकर के चेक करते हैं, ठीक है। अब हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी हम किस टाइम पे करते हैं, तो हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी परफॉर्म्ड इन अर्ली फॉलिकुलर फेज, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में फॉलिकुलर फेज चलता है तो उसमें भी कौन सा, अर्ली फॉलिकुलर फेज, कौन सा, वो भी डे 10 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। डे 10 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हम लोग क्या करते हैं, हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी को परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होता है, टू मिनिमाइज द चांस ऑफ इंटरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। डे 10 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्यों करते हैं हम लोग हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी, इससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी के इंटरप्शन में मिनिमाइज चांसेस होते हैं, ठीक है। तो हमें हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी कब करनी चाहिए, परफॉर्म्ड इन अर्ली फॉलिकुलर फेज, वो भी डे 10। डे 10 के बाद क्या होती है, फीमेल हैव ओव्यूलेटेड एंड चांसेस होते हैं टू गेटिंग अ प्रेगनेंसी, तो उस टाइम पे हमें हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी नहीं करना चाहिए। तो कब करना चाहिए, डे 10 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, टू मिनिमाइज द चांस ऑफ इंटरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक। ये हम लोग बेसिकली किस लिए कर रहे हैं, ट्यूबल पेटेंसी को चेक कर रहे हैं, ठीक है। ट्यूबल फैक्टर्स को चेक कर रहे हैं, किसमें, इनफर्टिलिटी में, ठीक। अब क्या होता है कि अ रेडियो ओपेक डाई इज इंजेक्टेड यूजिंग, रेडियो ओपेक डाई को इंजेक्ट करते हैं, यूज़ करते हैं यूजिंग लीच विल्सन कैनुला, ठीक है। लीच विल्किंसन कैनुला को यूज़ करके, जो कि कैसे करते हैं, ट्रांस सर्विकली फॉलोड बाय टेकिंग एक्सरे, ठीक है। ट्रांस सर्विकली क्या करते हैं, डाई को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, लीच विल्किंसन कैनुला को यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एक्सरे फिल्म लेते हैं टू एसेस ट्यूबल पेटेंसी को, ठीक है। इससे क्या करते हैं, ट्यूबल पेटेंसी को एक्सेस करते हैं, ठीक है, पता करते हैं। ये हो गया हमारा हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है किसके लिए, ट्यूबल पेटेंसी को चेक करने के लिए, वो हमारा क्या होता है, लेप्रोस्कोपिक क्रोमोपर्ट्यूवेशन, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक क्रोमोपर्ट्यूवेशन, ये क्या होता है, इट्स बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लेप्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि वन हैंड से हम इसे आई के थ्रू डायरेक्टली हम देखते हैं। इसमें क्या होती है कि क्रोमोपर्ट्यूवेशन मतलब पर ट्यूब में ही क्या करते हैं, एक डाई को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो डाई होती है यूट्राइन कैविटी से फिर ये कहाँ आती है, फैलोपियन ट्यूब में आती है। फैलोपियन ट्यूब से क्या होती है, ये बाहर तक रिलीज हो जाती है, ठीक है, बाहर तक रिलीज हो जाती है। और ये हमें लेप्रोस्कोपिक मतलब कि हम अपने आई के थ्रू इसको क्या करते हैं, देख सकते हैं। तो जब कभी भी जब लेप्रोस्कोपिक क्रोमोपर्ट्यूवेशन करते हैं, तो जब हम यहाँ से डाई रिलीज़ करते हैं, डाई रिलीज़ होने के बाद और इसको हम लोग सीन कर रहे होते हैं, तो ये डाई हमें बाहर फैलोपियन ट्यूब से निकलती हुई देखने को मिलती है। लेकिन अगर कहीं पे भी ट्यूबल ब्लॉकेज है, ठीक है, अगर जैसे कि ट्यूबल ब्लॉकेज है कहीं पे भी, यहाँ पे है, और अगर ये डाई हमने रिलीज़ करी तो ये डाई हमें क्या होगी, यहीं पे रुक जाएगी और बाहर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये क्या होता है, हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है किसके लिए, ट्यूबल पेटेंसी को चेक करने के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेप्रोस्कोपिक क्रोमोपर्ट्यूवेशन, ठीक। इसमें क्या होता है, पेटेंसी का बेसिकली क्या है, फैलोपियन ट्यूब आर कंप्लीटली ओपन और नॉट, ठीक है। जैसे कि ये हमारी फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी कंप्लीटली ओपन है, ठीक है। ओपन होने के बाद अगर इसमें हम लोग कोई भी डाई डालेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, सीधा बाहर तक रिलीज हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं पे भी ब्लॉकेज है, ठीक है, ओपन नहीं है, तो ये डाई क्या होगी, यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबल पेटेंसी को चेक करते हैं एंड ट्यूबल फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी को चेक करते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबल फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी के बारे में। तो मैनेजमेंट के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि ये हमारा यूट्रस है एंड दिस इज़ अ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब है। तो इसमें क्या होते हैं, हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्रोक्सिमल, ठीक है, प्रोक्सिमल।
सेकंड है हमारा मिड सेगमेंटल, ठीक है, मिड सेगमेंटल, एंड थर्ड है हमारा डिस्टल, ठीक है। तो इन्हीं 3 बेसिस पे हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, किसमें, फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट एंड मिड सेगमेंटल एंड डिस्टल पार्ट, ठीक। तो यहाँ पे हम मैनेजमेंट में सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रॉक्सिमल ब्लॉक के बारे में, कि जैसे कि ये यूट्रस है एंड ये फैलोपियन ट्यूब है, ये प्रॉक्सिमल है एंड मिड सेगमेंटल एंड डिस्टल पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉक्सिमल ब्लॉक के बारे में कि फैलोपियन ट्यूब में अगर प्रॉक्सिमल ब्लॉक हुआ है, मतलब जो प्रॉक्सिमल एरिया है वहाँ पे अगर ब्लॉकेज हुआ है तो उसमें क्या कॉज होंगे एंड उसका किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल ब्लॉक में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, बाईलेटरल कॉर्नुअल ब्लॉक, ठीक है। बाईलेटरल कॉर्नुअल ब्लॉक मतलब एक इधर भी हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है राइट एंड लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो अगर बाईलेटरल मतलब दोनों साइड में क्या हो गया, बाईलेटरल कॉर्नुअल ब्लॉक हुआ है, ये क्या होता है, फिजियोलॉजिकल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कॉर्नुअल स्पाज्म हुआ है ड्यूरिंग हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी में, ठीक है। हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी में क्या होता है, यूट्राइन कैविटी में क्या करते हैं हम, एक रेडियो ओपेक डाई को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ हमारा बाईलेटरल कॉर्नुअल ब्लॉक, क्या है ये, फिजियोलॉजिकल कॉर्नुअल स्पाज्म ड्यूरिंग हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी, मतलब कि डाई की वजह से क्या हो जाना, कॉर्नुअल जो एंड होते हैं, बाईलेटरल कॉर्नुअल एंड होते हैं, वहाँ पे क्या हो जाना, ब्लॉक हो जाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा मैनेजमेंट क्या होगा, ट्यूबल क्या करते हैं, कैन्यूलेशन करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फिजियोलॉजिकल, ठीक है, किस में, प्रॉक्सिमल ब्लॉक में। सेकंड हमारा क्या आता है, मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कॉज ऑफ कॉर्नुअल ब्लॉक, ठीक, मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कॉज ऑफ कॉर्नुअल ब्लॉक, तो वो क्या हो जाएगा हमारा जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस। जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस क्या करती है, अफेक्ट करती है किसको, ट्यूब्स को, कौन सी ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब्स को, ठीक है। इसमें अगर कभी भी किसी भी फीमेल में इनफर्टिलिटी है और इनफर्टिलिटी में अगर ट्यूबल फैक्टर्स इन्वॉल्व है, मतलब कि उसकी ट्यूब्स में कुछ ना कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से क्या हो रही है, इनफर्टिलिटी लीड हो रही है, तो उसमें हम हमेशा मैनेजमेंट में क्या करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, IVF करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, बेस्ट मेथड होता है किसमें, ट्यूबल फैक्टर्स में ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक। इसमें क्या हुआ हमारा कि फिजियोलॉजिकल कॉर्नुअल स्पाज्म के बारे में समझेंगे, वो भी कहाँ पे, प्रॉक्सिमल ब्लॉक में। ये हमारा यूट्रस है एंड ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। अगर प्रॉक्सिमल, P मतलब है प्रॉक्सिमल एंड क्या हो गया हमारा, ब्लॉक हो गया, तो क्या होगा इसमें, हम लोग अगर हमने परफॉर्म किया किसको, हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी, HSG परफॉर्म्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ डाई इरिटेशन। तो जो हम यहाँ पे डाई को एंटर करवाते हैं, ठीक है, ब्लॉकेज को चेक करने के लिए, अब जब ये डाई हमारी प्रॉक्सिमल एंड पे जाती है तो क्या होती है, यहाँ पे इरिटेशन कॉज करती है, ठीक है, कहाँ पे, कॉर्नुअल रीजन में, बिकॉज ऑफ डाई इरिटेशन, कहाँ, कॉर्नुअल रीजन में। तो कॉर्नुअल रीजन में क्या हो जाता है, मे अंडरगोज स्पाज्म, ठीक है, कहाँ क्या हो जाएगा, इसमें डाई के इरिटेशन की वजह से जो कॉर्नुअल एंड है वो क्या हो जाएगा, स्पाज्म हो जाएगा, जकड़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डाई मे नॉट एबल टू एंटर द ट्यूब्स। तो डाई क्या होगी, वो ट्यूब्स के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, ठीक। तो ये क्या होता है हमारा फिजियोलॉजिकल कॉर्नुअल स्पाज्म ड्यूरिंग HSG, ठीक है। लेकिन ये कैसा होगा, बाईलेटरल, दोनों साइड में क्या होगा, कॉर्नुअल ब्लॉक हो जाएगा, कहाँ पे, प्रॉक्सिमल ब्लॉक में, ठीक। तो इसके बाद पैथोलॉजिकल कॉज क्या होगा कॉर्नुअल ब्लॉक का, हमारा जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस। मैनेजमेंट क्या होता है हमारा, IVF, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक। ये हो गया हमारा प्रॉक्सिमल ब्लॉक के बारे में, ठीक। इसके बाद सेकंड क्या होता है हमारा
मिड सेगमेंटल एंड थर्ड क्या है हमारा डिस्टल। ठीक, ये क्या होगा हमारा दूर वाला हो जाता है क्या, डिस्टल पार्ट। ठीक, तो अगर सेकेंड हम पढ़ेंगे डिस्टल ब्लॉक के बारे में, तो डिस्टल ब्लॉक में कौन से कॉज ऐसे होते हैं जो डिस्टल ब्लॉकेज करते हैं, तो वो क्या होती है हमारी, अगर कैन वी बिकॉज ऑफ डिस्टल ब्लॉक, कैन वी बिकॉज ऑफ अगर कोई भी इन्फेक्शन है या एंडोमेट्रियोसिस, एब्डोमिनल एंड पेल्विक सर्जरी, एब्डोमिनल या पेल्विक कोई भी सर्जरी हुई है, इन्फेक्शन है, ठीक है, या एंडोमेट्रियोसिस है, ये हमारी चीज़ें क्या कॉज करती हैं, डिस्टल ब्लॉक को कॉज करती हैं। किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, इसमें भी जो बेस्ट मेथड ऑफ मैनेजमेंट क्या है हमारा, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक, थर्ड आता है हमारा मिड सेगमेंटल ब्लॉक। ठीक है, मिड सेगमेंटल ब्लॉक अगर हुआ है फैलोपियन ट्यूब्स में, तो उसमें क्या क्या कॉज होते हैं, ये हमें सीन होता है हर एक इंडिविजुअल्स में। मिड सेगमेंटल किस में, हमें इंडिविजुअल्स में देखने को मिलते हैं, कहाँ पे, हु हैव अंडरगॉन रिवर्सल ऑफ ट्यूबेक्टोमी, किसी भी फीमेल ने अगर ट्यूबेक्टोमी करा रखी है और उसके बाद अगर उसको फ्यूचर में प्रेगनेंसी कंसीव करनी हो, तो वहाँ पे हमें क्या होता है, मिड सेगमेंटल ब्लॉक को देखने को मिलता है। फिर जब अगर उसे कंसीव करनी हो तो फिर वो क्या करती है, रिवर्सल करवाती है ट्यूबेक्टोमी को। ठीक है, रिवर्सल ऑफ ट्यूबेक्टोमी, तो इसमें क्या होता है, रिवर्सल ऑफ स्टेराइजेशन इज़ बेस्ट विद, मतलब जो स्टेराइजेशन हो चुका है उसकी ट्यूब्स को कट कर दिया गया है, कहाँ से, मिड सेगमेंटल से। ठीक है, इसके बाद अगर उसको फ्यूचर में कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव करने का मन कर रहा है तो वो क्या कराती है, रिवर्सल कराती है स्टेरिलाइजेशन को। ठीक है, तो इसमें बेस्ट विद, ये स्टेरिलाइजेशन इज़ बेस्ट विद मेथड होता है एक क्लिप्स मेथड। ठीक है, कि क्लिप्स को ऐड करके क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैलोप रिंग। ठीक, इसके बाद है हमारा मॉडिफाइड पोमेरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉटरी। ठीक है, तो जो रिवर्सल ऑफ स्टेरिलाइजेशन है इज बेस्ट विद क्लिप्स एंड वर्स होता है विद कॉटरी। ठीक, मिड सेगमेंटल ब्लॉक तब होता है जब कोई भी फीमेल क्या कर चुकी हो, ट्यूबेक्टोमी करा चुकी हो, इसके बाद फ्यूचर में अगर कभी भी उसे प्रेगनेंसी कंसीव करने का मन हो तब वो क्या कराती है, अपनी ट्यूबेक्टोमी को रिवर्सल कराती है। ठीक है, रिवर्सल कराती है तो उससे क्या कर सके, वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर सके। तो इसमें जो बेस्ट मेथड होता है वो हमारा कौन सा होता है, क्लिप्स मेथड होता है, एंड वर्स मेथड कौन सा होता है हमारा, कॉटरी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे इसमें मिड सेगमेंटल में टाइप ऑफ एनास्टोमोसिस। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनास्टोमोसिस विद बेस्ट रिजल्ट किस में आता है, इस्थेमिक एनास्टोमोसिस। ठीक, ये क्या होता है, एक MCQs क्वेश्चंस भी है कि बेस्ट मेथड ऑफ एनास्टोमोसिस का कौन सा होता है हमारा, इस्थेमिक एनास्टोमोसिस। ठीक, इसमें भी मिड सेगमेंटल ब्लॉक में भी जो मैनेजमेंट है वो क्या होता है हमारा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक, अगर कभी भी ट्यूबल फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी मिल रहा है तो वहाँ पे जो बेस्ट मेथड होता है उसको मैनेजमेंट का, तो उसमें कौन सा करना चाहिए हमें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिससे कि क्या हो, फीमेल पेशेंट है कोई भी, वो क्या कर सके, प्रेगनेंसी को कंसीव कर सके। तो ये था हमारा ट्यूबल फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी के बारे में। ठीक है, उसके डेफिनेशन के बारे में, एंड क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इनफर्टिलिटी को कॉज करते हैं, एंड उसके मैनेजमेंट के बारे में। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। थैंक यू।